नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर चुका था, है ना। सुभाष चंद्र बोस ये जो हमारा है 63 यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ से हम लोग को शुरुआत करना था दोस्तों। तो पेज नंबर लूसेंट का आप लोग 70 खोज लीजिएगा, ठीक है। 70 में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री का शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ के इसको कंप्लीट कर लेंगे। दो पेज का है सारा। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। आपका डे 31, 32 एंड 33, ठीक है। तीनों एक साथ कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी से। चलिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय, आप लोगों को नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय का। जो इनका जन्म हुआ था ये 1774 में हुआ था। सॉरी, कब हुआ था? 1774 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था 1774 में हुआ था। कहाँ पर? तो राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में। कहाँ पर? राधानगर नामक एक बंगाल के एक गांव में। किस गांव में? तो बंगाल के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। उसका नाम था क्या? राधानगर, है ना, राधानगर। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, मतलब राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू सहित 1 दर्जन से भी अधिक भाषा जानते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा भाषा कौन सीखे थे, कौन जानते थे? तो वो थे अपने राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म हुआ था 1774 में। कहाँ पर? राधानगर नामक बंगाल के एक गाँव में। ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा जो था, संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, अरबी भी जानते थे, अंग्रेजी, फ्रांसीसी तो जानते ही थे, ग्रीक, हिब्रू के साथ साथ 1 दर्जन अधिक भाषाएं ये जानते थे। ध्यान में रखिएगा। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत, कहाँ पर? वाराणसी जो है, वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, देखिए पटना में से कुरान सीखे थे और वाराणसी से क्या? तो संस्कृत साहित्य सीखे थे। और अरबी, देखिए अरबी और फारसी भाषा जो है इसका भी अध्ययन उन्होंने किया था, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, पटना में उन्होंने कुरान, अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन किया था। कहाँ पर? पटना में। ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे उन्होंने 1809 में, कब का बात है? 1809 का बात है। देखिए 1774 में तो उनका जन्म हुआ था। 1809 लगभग 5-6 साल इधर हो गया और 9 उधर, 9 6 15 साल, लगभग 15 साल के बाद फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी फारसी? देखिए भाषा का नाम फारसी है और पुस्तक का नाम है एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट। तो आपको इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, एकेश्वरवादियों का जो उपहार है, एकेश्वर मतलब एक ईश्वर, एक ईश्वरवादी जो होते हैं, जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, उसका उपहार इन्होंने क्या लिखा था? एक फारसी में उन्होंने 1809 में एक पुस्तक लिखा था। कौन? राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, जो एक ईश्वरवादियों का जो उपहार है, इंग्लिश में बोले तो गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट। तो ये जो है उन्होंने किसने लिखा था? 1809 में राजा राम मोहन राय ने लिखा था, फारसी भाषा में लिखा था। ध्यान रखिएगा, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? तो जो अनेक देवता होते हैं, अनेक ढेर सारा देवता जो है, अलग अलग देवी देवता ज़्यादातर हिंदुओं में देखने को मिलता है। तो अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध में, उसके विरुद्ध में एक ईश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए थे। देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन पकड़ेगा कि एक ईश्वरवाद का जो है उपहार ये जो दिए थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने उस पुस्तक में क्या लिखा था? तो उन्होंने लिखा था कि अनेक जो देवता थे उसके विश्वास के विरुद्ध वो क्या ऐसे लिखे थे, अपने वजनदार तर्क दिए थे, ठीक ना। एकेश्वरवाद के पक्ष में कि एक ही ईश्वर है, सब का सब, कोई बांटना नहीं है, जगह जगह पे हर देवी देवता को, सब देवी देवता एक ही हैं। इसीलिए उन्होंने ये लिखा था पुस्तक का नाम, ठीक है, जिसका नाम था एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट। चलिए, उन्होंने 1820 में, अब देखते हैं 1820, लगभग उनके जन्म से कितना साल पहले? तो इधर 36 हो गया हमारा, सॉरी 26 हो गया, और इधर 20, 46 साल हो गया ना। तो 1820 में 46 साल के बाद प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। कौन सी पुस्तक बताइए? प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस। आपको याद होगा जीसस जो बोलते हैं हम लोग, ईसा मसीह, तो वही जो है प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसका जो है नाम पुस्तक एक प्रकाशित किया किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। और उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया?
तो न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को कैसे कैसे जो नैतिक संदेश होता है, जो दार्शनिक संदेश होता है, इसको उन्होंने चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। जितना भी चमत्कारी कहानी होते थे, चमत्कारी कहानियों से उन्होंने क्या किया, तो उसको अलग करने की कोशिश की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने 1820 में प्रिंसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिनमें उन्होंने क्या किया था, तो जो न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश है उससे चमत्कारियों कहानियों से क्या किया था, उसको अलग करने की कोशिश की थी। ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। आपको पता है राजा राम मोहन राय जो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, है ना, तो इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज धीरे धीरे क्या हो गया, तो कई शाखा में बट गया। क्या हो गया, कई शाखा में बट गया। देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ बटा है, ध्यान देते हैं। तो महर्षि जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, कौन है, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने आदि ब्रह्मा, कौन सी ब्रह्मा, इन्होंने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, ध्यान रखिएगा कि जो आदि ब्रह्मा समाज है इसकी स्थापना किए थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन किए थे, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। और आगे देखिए, श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज स्थापित किया। किसने, केशव चंद्र सेन ने। देखिए दो है, पहला आदि ब्रह्मा समाज, तो वही ब्रह्मा समाज दो को बटा, एक आदि ब्रह्मा समाज में बटा, एक भारतीय ब्रह्मा समाज में बटा। तो पूछेगा आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन हुए, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर हुए। और वहीं पूछे भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन हुए, तो श्री केशव चंद्र सेन हुए। तो ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन कौन हो गए, तो भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक। और वहीं आदि ब्रह्मा समाज के कौन हो जाएंगे, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए उनके पश्चात, मतलब कि जो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किया, उसके पश्चात साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। तो साधारण ब्रह्मा समाज जो है ये किसके बाद हुआ, तो भारतीय ब्रह्मा समाज जो था इसके स्थापना के बाद हुआ। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। वह उसके पश्चात, मतलब उसके बाद साधारण ब्रह्मा समाज की क्या हुई, तो स्थापना हुई। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब कौन है, तो ये ब्रह्मा समाज के ही क्या है, तो शाखा हैं। तो पहले दो शाखा में हुआ, आदि ब्रह्मा समाज और केशव चंद्र सेन जो भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे साथ साथ में देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो था, इन दोनों के बाद जो हुआ अंतिम में, तो साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई, है ना। तो भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना के बाद कौन सा ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था, साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था। तो ये भी किसके चल जाएगा, श्री केशव चंद्र सेन के द्वारा चला जाएगा। ध्यान में रखिए, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे वही, फिर उसके बाद साधारण ब्रह्मा समाज में क्या हो गया, विलीन हो गया। किसके द्वारा किया गया था, तो श्री केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में जो ब्रह्मा समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। जब राजा राम मोहन राय जिंदा थे तब का बात कर रहा है, उस समय इनके नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने, कौन सा ब्रह्मा समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ब्रह्मा समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया, तो अंग्रेजी भाषा जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसका, और जो है पश्चिमी शिक्षा का, जो पश्चिमी शिक्षा में जो बोले जाने वाली लैंग्वेज थी उसका क्या किया था, समर्थन किया था। वैसे राजा राम मोहन राय तो 1 दर्जन से भी ज़्यादा भाषा जानते थे, तो 2 भाषाओं का उन्होंने, मतलब 2 क्या अनगिनत हो गया। पश्चिमी शिक्षा में तो बहुत सारा हो जाएगा हमारा, और अंग्रेजी भाषा को क्या किया था, उन्होंने समर्थन किया था। ध्यान रखिएगा। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। किसकी स्थापना कब की गई, तो हिंदू कॉलेज। देखिए ध्यान रखिएगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डेविड हेयर के द्वारा। कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था, डेविड हेयर के द्वारा। ध्यान में रखिएगा कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा कहाँ पे किया गया, कलकत्ता में किया गया। कब किया गया, 1817 में किया गया। और जो है कौन सा कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया। किसके द्वारा, तो डेविड हेयर के द्वारा, कलकत्ता में 1817 में किया गया। याद रखिएगा। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। वही क्या हुआ कि 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया।
तो ध्यान रखिएगा 1800 राजा राम मोहन राय के द्वारा एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया गया। एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किसके द्वारा किया गया था 1822 में? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने 1825 में। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन एकदम उठेगा कि 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। फिर वहीं 3 साल के बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। यहाँ से क्वेश्चन छाटने को भी देगा, तो ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मा समाज ने ब्रह्मा बालिकी स्कूल, बालिका मतलब कि महिला के लिए, ब्रह्मा बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता में की नींव डाली थी। सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? तो यही ब्रह्मा समाज ने इसकी नींव डाली थी। ब्रह्मा बालिका स्कूल और साथ ही साथ सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली थी ब्रह्मा समाज ने, ध्यान रखिएगा। तो सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता अगर आ जाए तो ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्मा समाज ने किया था। और ब्रह्मा बालिका में तो ब्रह्मा लगा ही है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा बालिका भी तो ब्रह्मा समाज ने स्थापित किया होगा। चलिए, राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। जूरी विधेयक जो है इसका घोर विरोध किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक ना, ध्यान रखिए। के लिए जूरी में केवल ईसाई थे, अधिकारों में अंतर। इसके विपरीत जब किसी हिंदू या मुस्लिम व्यक्ति पर मुकदमा माफ़ करिएगा दोस्तों, देखिए आते आपको, देखिए जो जूरी विधेयक है 1826 का जो जूरी एक्ट है, एक भेदभावपूर्ण कानून था जिसमें भेदभाव रहता था, ठीक ना। जिसके तहत अदालतों में ईसाई जो होते थे, यूरोप और भारतीय, इनके मुकदमों की सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम जूरी के बैठक पर रोक लगा दी गई थी। हिंदू और जितना भी मुस्लिम होते हैं जूरी के बैठकों पर क्या लगाई थी? रोक लगा। जैसा कि आप देखते, हिंदू और मुस्लिम का अपमान। कानून के अनुसार जब किसी हिंदू या मुसलमान पर मुकदमा चलता तो ज्यूरी में ईसाई बैठ सकते थे, लेकिन ईसाइयों के मुकदमे में हिंदू या मुसलमान को ज्यूरी सदस्य बनने का अधिकार नहीं था। ये भेदभाव था, है ना। तो यही हम लोग को भेदभाव देखने को मिला। देखिए, असमानता का अभाव। राजा राम मोहन राय ने इसे न्याय प्रणाली में धार्मिक असहिष्णुता और भारतीयों के अपमान के रूप में देखा था। उन्होंने इनका खिलाफ क्या किया था? तो ब्रिटिश संसद में दोनों सदस्यों में याचिका भेजी थी और संसद में एक कानून भारतीय समाज के न्याय के स्तर पर धार्मिक रूप से क्या हो गया? विभाजित करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने क्या विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे जूरी विधेयक। तो जूरी विधेयक हम लोग देखे, ये 1826 में किसने? राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? इसका घोर विरोध किया था। और ये क्या था? राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो था उपनिषद में निहित है। किसमें निहित है? उपनिषद में। तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का जो शुद्धतम रूप है उसमें किसमें लिखा हुआ है? उपनिषदों में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? उपनिषदों में लिखा हुआ है हिंदू धर्म का सबसे शुद्धतम रूप। तो उपनिषद आप जाके पढ़िए। देखिए, जवान बंगाल आंदोलन क्या है? जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। तो यंग बंगाल आंदोलन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, उसी को हिंदी में लिखा है जवान बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। क्या नाम था इनका? एंग्लो इंडियन का नाम था हेनरी विलियम डेरोजियो। एंग्लो इंडियन तो आप जानते ही हैं क्या होता है। तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने इन्होंने क्या किया था? जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। यंग बंगाल आंदोलन भी बोल सकते हैं। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कौन थे? तो एक एंग्लो इंडियन थे। देखिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए जो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, आप लोग देवेंद्रनाथ ठाकुर को देखे थे ऊपर में, जो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सा? तो हम लोग यहाँ पे देखे थे देवेंद्रनाथ ठाकुर ने जो था ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। वहीं केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, हम लोग देखे थे। उसके बाद वही क्या बन गया था? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया गया था। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने यहाँ पे दी रहा है कि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। यही जो देवेंद्रनाथ ठाकुर जो है, इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की क्या की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, जहाँ हम लोग यहाँ पे देखे थे जिन्होंने देवेंद्रनाथ ठाकुर क्या किए थे? आदि ब्रह्म समाज की भी स्थापना ये किए थे। जब क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय के। तो ये उससे पहले की बात है। तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ही किया था। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका में बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र
जो होता है, मुख्य पत्र जो होता है तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक ना। तो इन्होंने बांग्ला भाषा में, किस भाषा में, बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। भारत के किस व्यवस्थित को, सुव्यवस्थित अध्ययन को क्या किया था, तो बढ़ावा दिया था, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, देवेंद्रनाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा कब, 1839 ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म सभा की स्थापना जो था 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। हम लोग पीछे याद किए थे कि राधाकांत देव ने हिंदू धर्म सभा की क्या किया था, स्थापना किया था। कब किया था, 1830 में किया था। यह भी हम लोग ध्यान में रख चुके थे कि 1830 में हिंदू धर्म सभा की क्या किया था, स्थापना किया था राधाकांत देव ने। इस संगठन जो था हिंदू धर्म सभा, इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डिरोजियो के नेतृत्व में ही चल रहा था, जिसके सामाजिक सुधार आंदोलन से मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसको क्यों शुरुआत किया गया था, तो जो संगठन था हिंदू धर्म सभा, ये संगठन किसके नेतृत्व में होता, तो राजा राम मोहन राय और हेनरी डिरोजियो के नेतृत्व में। हेनरी डिरोजियो ने यही, हेनरी विवियन डिरोजियो जिन्होंने क्या किया था, तो यही हमारे यहाँ पे देखे थे हम लोग कि हेनरी विवियन डिरोजियो ने जवान बंगाल आंदोलन या फिर यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्व किए थे। वही हेनरी विवियन डिरोजियो के साथ राजा राम मोहन राय मिल के दोनों ने क्या किया था, तो इन्होंने हिंदू धर्म सभा की स्थापना किया था 1830 में। इन्हीं के नेतृत्व में खोला गया था। राधाकांत देव ने क्या किया था, इसका स्थापना किया। उनके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो राजा राम मोहन राय और हेनरी विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में मान सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन स्थापना करने वाले राधाकांत देव थे। और ये जो था क्यों चालू किया गया, तो ये जो सामाजिक सुधार, समाज में सुधार लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसके मुकाबला किससे था, तो ये सामाजिक सुधार जो आंदोलन थे उससे मुकाबला करने के लिए किया गया था। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो है जो हिंदू धर्म संगठन है सभा, ये जो है राजा राम मोहन राय और हेनरी डिरोजियो के नेतृत्व में चल रहा है सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलनों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। जितना भी सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे उससे मुकाबला करने के लिए क्या किया गया था, तो हिंदू धर्म सभा का क्या किया गया था, तो गठन किया गया था। किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा। अब किसके नेतृत्व में, तो दो व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय और हेनरी विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म 1820 से लेकर 1891 में हुआ था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, 1820 से 1891 तक इनका जन्म हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और एवं कुंडकुरी वीरेशलिंगम, इनका जो है 1848 से 1919 तक इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित, मैंने बढ़ाया चढ़ाया कि सही बात है, विधवा को विवाह कर लेना चाहिए। कुंवारे मरने से क्या दिक्कत, ज़िंदगी भर ऐसे विधवा बन के रहना ठीक नहीं है, आप लोग विवाह कर सकते हैं। किसने प्रोत्साहित किया था, तो दो व्यक्ति, जिन सबसे पहले आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, उसके बाद आता है कुंडकुरी वीरेशलिंगम का। तो दोनों ऑप्शन में रह सकता है, किसने प्रोत्साहित किया था, तो ऑप्शन में तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहेगा, सब कोई सब ठीक मारेगा। लेकिन कुंडकुरी वीरेशलिंगम जो है सब कोई याद नहीं रहता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। तो कुंडकुरी वीरेशलिंगम हो गए हमारे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने क्या किया था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था, ठीक ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है जन्म पूछे 1820, वहीं मृत्यु पूछे 1891, लगभग 71 साल, है ना। ध्यान में रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म और मृत्यु 1820 से 1891। चलिए, और वहीं कुंडकुरी वीरेशलिंगम जो थे, इनसे छोटे थे, इनका जन्म 1848 में हुआ था, मृत्यु 1919 में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो हुआ था कलकत्ता में, कब, तो 7 दिसंबर 1856 को। जो विद्यासागर थे ना, इन्हीं की प्रेरणा में, उनकी एक देखरेख में हुआ था। इन्होंने अपने ही पुत्र का विवाह किया था सबसे पहले। क्या किया था, हिंदू विधवा विवाह किया था सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र का, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, 7 दिसंबर 1856, यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। 1857 की जो क्रांति होने वाली थी उससे 1 साल पहले हुई थी लगभग में, 7 दिसंबर 1856 को। कब, 7 दिसंबर 1856 को। वो कहाँ पे, कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक ना। ये विद्यासागर की प्रेरणा में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे थे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये कौन थे, तो संस्कृत जो कॉलेज था कलकत्ता में, वहाँ के ये प्राचार्य हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, प्राचार्य, आचार्य कहे जो भी कहिए, तो ये वहाँ के प्राचार्य हुआ करते थे संस्कृत कॉलेज के, ठीक ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ध्यान में रखिए, कलकत्ता में। आगे देखते हैं, नोट में कह रहा है कि जे.ई.डी. बेथुन ने बेथुन कॉलेज की स्थापना 1849 में कलकत्ता में किया था। तो जाहिर सी बात है, बेथुन स्कूल की स्थापना जे.ई.डी. बेथुन ने किया था। कब किया था ये मायने रखता है, तो स्थापना 1849 में
कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? 1849 में किया गया था। वो भी कहाँ पे? तो कलकत्ता में किया गया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। J.D. बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थापित जो है परमहंस मंडली, परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। जितना भी जाति का नियम बनाया गया कि ये जाति का ये लोग हैं, ये जाति का ये लोग हैं, इसको भेदभाव को तोड़ने में विश्वास करते थे। तो ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र में जो स्थापित था परमहंस मंडली, इसके संस्थापक कौन हो गए? राजा राम मोहन राय हो गए। परमहंस मंडली है ना, ध्यान में रखिएगा। एक ईश्वर को मानने में और जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। परमहंस मंडली के संस्थापक राजा राम मोहन राय। सॉरी माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं परमहंस मंडली के संस्थापना जो था दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1849 में किया गया था। और यह महाराष्ट्र का पहला सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। ध्यान में रखिएगा। तो परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1849 में किया गया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यही जो है परमहंस मंडली, ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, है ना। इसकी स्थापना एक ईश्वर को मानने में और जाति प्रथा को नियम तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को सहन करते हैं, तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। ये जो कथन था, ये कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का कथन था। ये किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का कथन था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे नोट में देखते हैं। समाज सुधारक ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका, है ना। तो समाज सुधारक जो थी ताराबाई शिंदे, ये स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका है। कौन है ये? स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना की क्या है? तो लेखिका है। और ये कैसी है? तो समाज सुधारक है ताराबाई शिंदे, ध्यान रखिएगा। तो स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका के नाम के रूप में कौन आते हैं? ताराबाई शिंदे आते हैं। ताराबाई शिंदे। देखते हैं हम लोग दयानंद का जो बचपन था, इनका बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ध्यान में आप लोग रखिएगा, दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। और इनका जो जन्म था गुजरात के टकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। गुजरात के कौन सा नामक छोटे से नगर? तो टकारा। तो दयानंद सरस्वती जो है, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था और इनका जन्म जो था गुजरात के टकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। गुजरात के कौन सा नगर? टकारा नामक नगर। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एक और बन जा सकता है कि दयानंद सरस्वती जो थे, इनके बचपन का नाम तो मूल शंकर था और इनका जो था, इन्होंने अपने गुरु किसको बनाया था? तो मथुरा के रहने वाले थे स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। ध्यान में रखना है, स्वामी विरजानंद को। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। और किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में इन्होंने रचना किया था, लिखा था हिंदी भाषा में। ध्यान में रखा है। कब? 1874 में। तो 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था, 1874 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन क्या है? तो अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। अध्यात्मवाद से ही ये संभव है। किससे संभव हो सकता है? तो ये अध्यात्मवाद से ही संभव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो स्वामी रामकृष्ण जो थे, इनकी सबसे बड़ी देन थी अध्यात्मवाद। और उन्हीं का कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। मनुष्य का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि ईश्वर को प्राप्त करना। ये जो था, ये किससे संभव हो सकता है? तो ये अध्यात्मवाद से संभव हो सकता है। किससे? अध्यात्मवाद से संभव हो सकता है। ये किसका कहना था? तो स्वामी रामकृष्ण का कहना था। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद हुए थे। आप लोगों ने विवेकानंद को सुना होगा। उनके जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण जो थे, यही हम लोग जो स्वामी रामकृष्ण को देख रहे हैं, जिनका कहना था कि इनका जो मनुष्य का मूल लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति, जो इसके आध्यात्मवाद से ही संभव है। तो उन्हीं के जो शिष्य करते थे विवेकानंद हुआ करते थे, जिन्होंने 1893 में आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका में शिकागो नगर में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना भाषण दिया था। बहुत ही बढ़िया भाषण दिया था। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम अगर देखा जाए तो नरेंद्रनाथ था। क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। वहीं हम लोग मूल शंकर देखे थे, किसका नाम था? तो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था।
तो नरेंद्रनाथ दत्त जो था ये स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। किसका? विवेकानंद का। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तिकाएँ लिखी थी, ठीक ना। तो जो स्वामी विवेकानंद जो थे इन्होंने कौन कौन सी पुस्तिकाएँ लिखी हैं? तो ज्ञान, कर्म और राज। मतलब आपके पास अगर ज्ञान है तो आप कर्म करिए, राज करिए। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये जो था ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी स्थापना किसने किया था। ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद को नहीं देके अगर नरेंद्रनाथ दे दे तो आप क्या लगा सकते हैं? सही लगा सकते हैं ना। तो ध्यान में रखना है कि स्वामी विवेकानंद का ही बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ, और इन्होंने ही जो पुस्तिका जो थी लिखी थी ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में और लिख रहा है नोट में कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों का जो संकलन था, जितने भाषण जो दिए थे इनका इकट्ठा करके संकलन करके किस में लिखा गया है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। मतलब जो स्वामी विवेकानंद अपना जो भाषण दिए हुए थे ना वो किस में देखने को आपको मिल सकता है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये जो पुस्तक है इसमें आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा पुस्तक है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को ही समर्पित है। जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल जो है ये स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद को ये समर्पित है। आप लोगों ध्यान रखिएगा। तो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल ये किसको समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ, किसका था? नरेंद्रनाथ, है ना। इन्हीं को समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। चलिए आगे देखते हैं। महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना की थी। तो राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। कब किया था? 1887 में। यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा कि कब किया था। ये तो सबको याद होगा कि महादेव गोविंद रनाडे ने राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना किया था, लेकिन कब किया था ये सबको याद नहीं रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा 1887 में किया था। महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की क्या किया था? स्थापना किया था। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की क्या किया था? तो स्थापना किया था। 1887 से लेकर 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। जो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति था, हम लोग अभी देखें, ये जो था महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में इसकी स्थापना किया था। और देखिए 1887 से लेकर 1895 ईस्वी तक जो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति था इसका जो अधिवेशन होता था, बैठक होता था, ये कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था ना तुरंत उसके बाद उसी पंडाल में कई किया जाता था। कब? तो कब से कब तक चला? तो 1887 से 1895 ईस्वी तक ये चला था, ठीक ना। जब कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हो जाता था तो उसी पंडाल में तुरंत जो है ये संगठन का क्या किया जाता था? तो इसका जो अधिवेशन किया जाता था मतलब राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति का, है ना। ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके जो है स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? तो महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे 1887 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1861 में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री, इनका नाम है शिव दयाल खत्री, जो ये आगरा में शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा, जो शिव दयाल खत्री हैं इन्होंने राधा स्वामी सत्संग की क्या की थी? स्थापना की थी 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में आगरा में, कहाँ पे? आगरा में। ध्यान रखिएगा, शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग, ये ध्यान रखिएगा, राधा स्वामी सत्संग जो है इसकी स्थापना किया था शिव दयाल खत्री ने। किसने किया था? शिव दयाल खत्री ने। कहाँ पे कब किया था? तो 1861 में आगरा में किया था। 1861 में किया था। कहाँ पे? तो आगरा में किया था। श्री शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। इनके जो समर्थक थे, इनके जो समर्थक थे शिव दयाल खत्री के समर्थक जो थे जिन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया था, इनके समर्थक ने दयाल बाग में, कहाँ पर? दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया था। फलस्वरूप क्या हुआ कि दयाल बाग में इस सत्संग का तीर्थ स्थल बना दिया गया था। फलस्वरूप क्या किया गया? जो दयाल बाग में इन्हीं के जो समर्थक थे उन्होंने दयाल बाग में एक मंदिर बनवाया था, और वही मंदिर आगे चल के क्या बन गया? तो जो सत्संग होता था राधा स्वामी सत्संग, उसी का क्या बन गया था? तीर्थ स्थल बन गया।
मतलब कि घूमने जाने वाला जो पूजा पाठ का स्थल होता है उसको हम लोग तीर्थ स्थल बोलते हैं। तो वहीं क्या बन गया ये, तो मंदिर बन गया तीर्थ स्थल, ठीक ना, दयाल बाग में, ध्यान रखिएगा। जो शिव दयाल खत्री जो थे, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे, उनके समर्थकों ने ये दयाल बाग के मंदिर का निर्माण किया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री ये कौन है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को ही लाहौर में देव समाज की स्थापना किया था। हम लोग पीछे देखे थे कि देव समाज की स्थापना शिव और नारायण ये जो कौन है, तो देव ही न है। ऐसे हम लोग याद किए थे, शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे देव समाज की स्थापना किए थे, लेकिन कहाँ पे और कब किए थे ये भी ध्यान रखना है कि लाहौर में किया था। कहाँ पे, लाहौर में किए थे शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 में। कब किया था, 2 फरवरी 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना किए थे। कौन किए थे, शिव नारायण अग्निहोत्री में लाहौर में देव समाज की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, तो शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। आगे देखते हैं, पंजाब के मिर्ज़ा गुलाम अहमद, पंजाब के रहने वाले हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद ही ना करेंगे, और ये कहाँ से थे, तो पंजाब के थे। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया। बताइए कोई है जो अपने आप को पैगंबर बता सकता है। पैगंबर मतलब कि भगवान के क्लोज जो रहते हैं, वे रहते हैं जिनसे बात होती है भगवान को। तो इन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत के शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में एकदम शुद्ध इस्लाम की स्थापना किया जाए। तो बढ़िया चीज़ है शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना, है ना। तो ये जो थे पंजाब के रहने वाले थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना। और किन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, तो इन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को पैगंबर बताया, और इन्होंने बोला था कि हम एक शुद्ध इस्लाम की क्या करेंगे, तो स्थापना करेंगे, है ना। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है ये कहाँ के थे, पंजाब के रहने वाले थे। इन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया और इन्होंने ही अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किया था। चलिए आगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, और हम अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का जो श्रेय है ये सर सैयद अहमद खान जो है इन्हीं को जाता है। और उनका अलीगढ़ आंदोलन जो था इसका केंद्र बिंदु रहा था, ठीक ना। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए, उनको आधुनिकीकरण की ओर लेके जाया जाए, ये किसका देन था, सर सैयद अहमद खान का देन था, है ना। जिन्होंने अहमदिया आंदोलन की सॉरी ये जो सर सैयद अहमद खान दोसर हैं, उनका जो अलीगढ़ आंदोलन का इसका क्या था, केंद्र बिंदु रहा था, ध्यान रखिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये दोनों अलग हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद जिन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये भी डाल सकता है सर सैयद अहमद खान को ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा ये जो थे सर सैयद अहमद खान, ये दूसरे व्यक्ति हैं। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का क्या जाता है, इनको श्रेय जाता है, और इन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रखा था। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसमें गुलाम अहमद को डाल के आपको फंसाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिए। गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किया था पंजाब में जो थे, जिन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया था, जिनका उद्देश्य क्या था, शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना। तो ये दोनों जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दी और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ाया जाए, ये किसका कहना था, तो सर सैयद अहमद खान का। और इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन क्या था, केंद्र बिंदु रखा था इन्होंने। सर सैयद अहमद खान इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में। तो आप लोग याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया, जो आगे चल के यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। तो इसकी स्थापना जो था किसने किया था, सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक ना। गुलाम अहमद को याद नहीं रखना है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, वही आगे चल कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। 1875 में स्थापना किया था। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बैक थे। कौन थे, थियोडर बैक थे। थियोडोर बैक थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम जो प्रिंसिपल जो है, प्रधानाध्यापक जो हैं, वो थियोडर बैक थे। कौन थे, थियोडर बैक थे। दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग को कंप्लीट हो चुका था, और हम लोग को याद करना है बशर्ते यहाँ तक। तो याद करना वाला तो है, हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, इसको एक बार दो बार हम लोग याद करते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से याद करिएगा, सुबह में उठ के याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा, है ना। एक बार हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सबको पता होगा 1885 में किया गया था ए ओ ह्यूम के द्वारा। कहाँ पे, बम्बई में, है ना। तो बम्बई में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय, जिसको INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में किया गया था ए ओ ह्यूम के द्वारा। ये तो सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बंग भंग आंदोलन, आप लोगों ने सुना होगा बंग भंग आंदोलन, ये इसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी बोल देते हैं। बंग भंग आंदोलन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्वदेशी आंदोलन। और ये जो बंग भंग आंदोलन था ये क्यों चलाया गया था, तो ये सबसे पहले बंगाल में जो विभाजन हुआ था 1905 में, इसी के विरुद्ध में चलाया गया था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया था। कब, तो 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, कर्जन ने किया था। तो उसी के विरुद्ध में क्या चलाया गया था, ये स्वदेशी आंदोलन भी बोल सकते हैं, चलाया गया था 1905 में। बंग भंग आंदोलन कहिए या फिर क्या कह सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन कह सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर स्वदेशी आंदोलन पूछता है। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में, कब, 1905 में। या फिर बंग भंग आंदोलन चलाया गया था 1905 में, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, आप लोगों को याद होगा मुस्लिम लीग जो था इसकी स्थापना 1906 में किया गया था, मतलब कि बंगाल विभाजन के 1 साल के बाद। और इसमें जो था आगा खान और सलीमुल्लाह खान जो थे, ढाका में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। कहाँ पर, आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा ढाका में किया गया था 1906 में, याद रखिएगा। कौन कौन थे, आगा खान और सलीमुल्लाह खान, है ना। कहाँ पे किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना, ढाका में किया गया था, ढाका में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस का जो विभाजन हम लोग जानते हैं, सूरत में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था जो कि 1907 में, जिसमें कांग्रेस एक नरम दल और गरम दल में दो गुट में क्या हो गया था, तो विभाजित हो गया था। इसको हम लोग सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा 1907 में हुआ था, कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था 1907 में, है ना। आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन, देखिए क्या है दोस्तों, तो होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ये चलाया गया था 1916 में। होम रूल आंदोलन किसके किसके द्वारा, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है कि सबको पता है होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, लेकिन ये कब चलाया गया ये याद नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था होम रूल आंदोलन। आगे देखते हैं दोस्तों लखनऊ पैक्ट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट जो था ये दिसंबर ही 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, लेकिन दिसंबर 1916 में, अंतिम समय में दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट किया गया था। तो दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, वहीं लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में इसमें समझौता हो गया था। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, तो समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक ना, दिसंबर ही 1916 में। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में। वो कौन सा पैक्ट के द्वारा, एक्ट के द्वारा, तो लखनऊ एक्ट जो हुआ था उसमें लखनऊ पैक्ट, उसी के माध्यम से ये हुआ था, है ना, ध्यान में रखिए। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्या कह रहा है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने, देख रहे हैं ना यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ पे कह रहा है स्वराज, दोनों संगठनों ने मिलकर भारत के लिए स्वशासन या फिर डोमिनियन स्टेट की मांग किया था लखनऊ पैक्ट में ही, इसीलिए दोनों क्या हुए थे, मिले थे। और इसकी भूमिका क्या रही थी, इस समझौते को सफल बनाने में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों ने, बाल गंगाधर तिलक और किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा क्या है दोस्तों, तो 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा, हम लोग क्रम वाइज याद कर रहे हैं। तो होम रूल आंदोलन 1916, फिर उसके बाद आता है होम रूल आंदोलन के बाद लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। फिर आता है 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था 20 अगस्त 1917 में। और भारत के जो मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ये इन्हीं का घोषणा था। कौन थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इसलिए इसका नाम पड़ा मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था। और कौन थे, भारत के मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उन्हीं का ये घोषणा था, है ना। अब आगे देखते हैं रॉलेक्ट एक्ट क्या होता है दोस्तों, तो रॉलेक्ट एक्ट 19 मार्च, क्या लिखा हुआ है, 19 मार्च 1919 में ये रॉलेक्ट एक्ट लाया गया था। आपको पता होगा रॉलेक्ट एक्ट यही जो था, इसको काला कानून कहा गया था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। इसके विरुद्ध में क्या हुआ था, तो रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था ये। और 6 अप्रैल में इसके विरुद्ध में गांधी जी ने रॉलेक्ट सत्याग्रह किया था, ध्यान में रखिएगा। और इसी के अनुसार क्या किया जाता था, 2 साल के लिए जेल पकड़ के बंद कर दिया जाता था। काला कानून इसको नाम दिए थे गांधी जी, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, किसी व्यक्ति को बिना संदेह, मतलब संदेह है ना, उसको पकड़ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसका कोई कुछ गलती रहे या अच्छा न रहे,
ठीक ना। वही याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट लाया गया था 19/5/1919 में। जिसके बाद क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 19/5/1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था और रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। और क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग जो था उसी में मतलब कि प्रदर्शन मतलब कि हो रहा था, है ना, जिसको बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें क्या किया था, जनरल जो डायर था, जनरल ओ डायर, है ना, जनरल ओ डायर ने परमिशन दिया था जनरल आर डायर को शूट करने के लिए, जिसमें हज़ारों मतलब कि व्यक्तियों की मौत हो गई थी, ठीक ना। तो यही हमारा कहलाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। आप लोग डिटेल्स में पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन, ये जो था ये भी 1919 में ही हुआ था। ये शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था खिलाफत आंदोलन, है ना, 1919 में ही किया गया था खिलाफत आंदोलन, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग देख लिए थे खिलाफत आंदोलन, जो कि 1900 पर। आपको पता है हंटर कमेटी क्या है? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो व्यक्ति मरे थे भारत के, तो उन्हीं की मतलब जांच पड़ताल करने के लिए जो है ये हंटर कमेटी शुरुआत किया गया था। और ये जालियांवाला बाग से संबंधित है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हंटर कमेटी के रिपोर्ट का प्रकाशित कब किया गया? 28 मई 1920 में। 28 मई 1920 में। कांग्रेस का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। तो ये जो देखिए असहयोग आंदोलन जो था, इसी का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ पर? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। कहाँ पर? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था इसका आरंभ कब हुआ था। आपको पता होगा 1 अगस्त 1920 में ही महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया गया था। कब? 1 अगस्त 1920 में। 1920 में हम लोगों ने 3 देख लिए। एक तो पहला 28 मई को हंटर कमेटी को प्रकाशित किया गया था, जो जालियांवाला बाग से रिलेटेड है। और दूसरा 1920 में हम लोग देखे थे कानपुर का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, ये दिसंबर 1920 में हुआ था। और हम लोग तीसरा देखे थे अगस्त में, जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1 अगस्त 1920 में। आगे देखते हैं जो चौरी चौरा कांड हुआ था, आपको पता होगा, गोरखपुर के देवरिया नामक ज़िले में। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गोरखपुर ज़िला जो था उत्तर प्रदेश की, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। मतलब चौरी चौरा कांड में जो पुलिसकर्मी को जलाया गया था भारतीयों के तरफ से, तो इससे गांधी जी को बहुत द्वेष हुआ, खेद हुआ, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने शुरुआत किया था असहयोग आंदोलन को 1920 में, उनको क्या कर दिया उन्होंने? तो स्थगित कर दिया। तो स्थगन करने का समय कब? 5 फरवरी 1922 में, ध्यान में रखिएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1923 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। किसके किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। कब? तो 1 जनवरी 1923 में, है ना। स्वराज पार्टी का मतलब हमारा स्वराज हमको चाहिए, तो इसकी स्थापना किया गया था इस पार्टी का, स्वराज पार्टी का, 1 जनवरी 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, इसका अक्टूबर में हुआ था 1924 में, सचिंद्र सान्याल के द्वारा। आपको याद होगा HRA जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब किया गया था? अक्टूबर 1924 में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा ये किया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग 4 साल के बाद अगर देखें ना, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना भगत सिंह ने 1928 में किया था। आपको इसके दोनों को एक साथ याद रखना है। यही जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यही कन्वर्ट होकर क्या बन गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया था, जिसका स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि हमको आगे देखने को मिलेगा। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हम लोग देख रहे थे, ये 8 नवंबर 1927 में किया गया। साइमन कमीशन, आपको पता होगा साइमन कमीशन। तो जॉन साइमन जो थे, उन्हीं की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और कितना सदस्यों को? तो 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था जॉन साइमन की अध्यक्षता में। याद रखिएगा कितने सदस्य थे जॉन साइमन की अध्यक्षता में? तो 7 सदस्य थे। और ये जो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 में। याद रखिएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 में। 8 नवंबर 1927 में। दोस्तों हम यहाँ पे देख
साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई थी। इसके कारण थे संवैधानिक सुधारों की समीक्षा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम जो था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के कामकाज की जांच करने के लिए इसे लाया गया था। और वहीं हम लोग देख रहे हैं तो भविष्य का निर्धारण, यह तय करना कि भारत और अधिक संवैधानिक अधिकारों का स्वशासन के लिए तैयार है कि नहीं। वहीं ब्रिटिश राजनीति देखना कि ब्रिटेन में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था और विरोध किया गया था। ध्यान में रखिएगा, सातों आया था, सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे साले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग साइमन कमीशन भारत का आगमन। तो हम लोग जानते हैं ये 3 फरवरी 1928 को इसका आगमन हो गया था भारत में, है ना। तो नियुक्ति किया गया था साइमन कमीशन की 8 नवंबर 1927 में, और जॉन साइमन के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो है भारत में आगमन लगभग 1 साल के बाद हुआ। एक साल नहीं हुआ, बहुत कम ही हुआ। नवंबर में हुआ था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीना के बाद। तो 3 फरवरी 1928 में 4 महीने के बाद लगभग में ये भारत आया। और भारत जब आया ना तो इसका विरोध किया गया एकदम। और विरोध करने में नेता थे सबसे आगे लाला लाजपत राय, ठीक ना। इन्हीं के नेतृत्व में विरोध चल रहा था और इन्हीं पे क्या कर दिया गया, लाठी से मतलब कि प्रहार कर दिया गया। मतलब विरोध में जो होता है ना लाठीचार्ज, तो लाठीचार्ज किया गया। इसमें लाला लाजपत राय को चोट लग गई और क्या हो गए, ये घायल हो गए। घायल होने के कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं पे हम लोग आगे अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या है। नेहरू रिपोर्ट जो है ये अगस्त 1928 में आया था। पश्चिम बंगाल पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे नेहरू रिपोर्ट के। कौन थे? नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। ये अगस्त 1928 में आया था, है ना, नेहरू रिपोर्ट। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मुख्य रूप से साइमन कमीशन का जवाब देने और भारतीयों के द्वारा अपना संविधान बनाने की क्षमता को साबित करने के लिए लाई गई थी नेहरू रिपोर्ट। आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इसके जो है प्रमुख कारण देखिए, तो चैलेंजर स्वीकार करना। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों की चुनौती दी थी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सभी भारतीय दलों और समुदायों को स्वीकार हो, और इसी के लिए ये लाया गया था नेहरू रिपोर्ट। स्वराज की मांग, भारतीय नेता औपनिवेशिक शासन के बजाय डोमिनियल स्टेट अधिराज्य की दर्जा की मांग करने के लिए देना चाहते थे, है ना। और संवैधानिक रूपरेखा भी देखते हैं तो देश के लिए एक लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करना और जिसके मौलिक अधिकार अपना हो, धर्मनिरपेक्ष हो और संघीय प्रणाली जैसे तत्व शामिल हो। इसीलिए हमारा क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति की भारत के भविष्य के लिए एक व्यापक ब्लूप्रिंट पेश किया था, जिसे भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। कैसा प्रिंट? तो ब्लूप्रिंट पेश किया। याद रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बारदोली सत्याग्रह क्या है। बारदोली सत्याग्रह, तो अक्टूबर 1928 में ये बारदोली सत्याग्रह आया था। आपको पता होगा गुजरात के किसानों ने क्या किया था, लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन किया था। जिसके नेतृत्व किसके नेतृत्व में? तो वल्लभ भाई के नेतृत्व में। और इसी में बारदोली सत्याग्रह में वहाँ के जो महिला होती थी, वहाँ के महिलाओं ने वल्लभ भाई को क्या दिया? तो सरदार की उपाधि दिया था, जिसको मतलब देने वाले तो थे गांधी जी, लेकिन कहने वाले कौन हो गए? तो वहाँ के महिलाओं ने सजेस्ट किया था और देने वाले कौन हो गए? तो गांधी जी दिए थे। तो ध्यान में रखना है। तो सरदार की उपाधि इसी में मिला था, बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया गया था। और गुजरात के किसानों ने ये क्या किया था? तो लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन किया था। कब का बात है ये? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में हुआ था। तो अगस्त में देखिए नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, वहीं फिर अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। तो ध्यान में रखिएगा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आगमन हुआ, और वहीं हम लोग पीछे देखें तो 1927 में लगभग 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 21 नंबर क्या है। तो लाहौर षड्यंत्र केस, आपको पता होगा लाहौर में षड्यंत्र केस जो चल रहा था, ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। आपको पता होगा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है ये। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने क्या किया था? तो ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। ये 8 अप्रैल 1929 का बात है। ध्यान में रखिए, कब का बात है? 8 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जो था ये दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पास किया गया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में हुआ था। आपको याद रखना है। तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 में हुआ। वहीं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ये भी 1929 में हुआ। ये दिसंबर 1929 में हुआ। ध्यान में रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अगर देखा जाए तो ये दिसंबर 1929 में।
और इसमें क्या किया गया, पूछता है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में पास किया गया। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पास किया गया दिसंबर 1929 में। आगे देखते हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता है ना, स्वाधीनता दिवस की घोषणा तो 2 जनवरी 1930 को ये घोषणा किया गया था स्वाधीनता दिवस की, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की ये घोषणा किया गया था। हम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो है रात के 12 बजे झंडा फहराया था 1930 में, तो वही जो है उसी समय क्या दिया, स्वाधीनता दिवस की घोषणा किया गया 2 जनवरी 1930 में, और बोला गया कि हर साल हर 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, है ना, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग तो देख रहे हैं कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया था, तो 2 जनवरी 1930 में किया गया था, 2 जनवरी 1930 में किया गया था। नमक सत्याग्रह अगर हम लोग देखें तो 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक ये सत्याग्रह चला था, और 6 अप्रैल को क्या कर दिया गया, एक दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी नमक बना के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला, जाहिर सी बात है 24 दिन तक लगभग शायद चला था, है ना। और उसके एक दिन के बाद क्या किया गया, 6 अप्रैल 1929 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी नमक सत्याग्रह चलने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कह रहा है महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, यही था नमक सत्याग्रह। और वहीं 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया इसको बनाने के बाद। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको याद होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था 12 नवंबर 1930 को हुआ था, फिर 31 को हुआ, फिर 32 को हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर, और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे देख लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड थे, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 4 मार्च 1931, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये 4 मार्च 1931 में हुआ। क्यों, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, जिसको क्योंकि तो गांधी जी जो भाग नहीं लिए इसीलिए इसको गांधी जी इरविन से समझौता करवाया था। वहाँ के जो लंदन के जो मैकडोनाल्ड था प्रधानमंत्री, उसके कहने पे इरविन ने क्या किया था, गांधी जी से समझौता किया कि आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी इरविन समझौता किया 4 मार्च 1931 में। तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित करने की इसमें घोषणा किया गया था। महात्मा गांधी थे और दूसरी तरफ वायसराय कौन थे, इरविन थे भारत में। तो मध्य क्या हुआ था, संपन्न हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसमें स्थगित मतलब रोकने के लिए ये घोषणा किया गया था कि आप रोक दीजिए, हम आपकी बातों को मान लेंगे, ऐसा इरविन का कहना था। तो अब देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था 7 सितंबर 1931 में हुआ था। तो 12 नवंबर 7 सितंबर, देखिए गांधी जी ने सम्मेलन में भाग इसमें लिया था। आपको पता होगा क्वेश्चन जो पूछेगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही सिर्फ गांधी जी ने भाग लिया था, बाकी किसी में नहीं लिया था। वहाँ पे कांग्रेस को भी ले सकते हैं कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। वहीं देखा जाए तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जो थे, इन्होंने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा कम्युनल अवार्ड जो है, जिसको सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना जाता है, 16 अगस्त 1932 में ये एक कम्युनल अवार्ड लाया गया, जिसमें मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसमें लिखा गया था। मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या हुआ था, पृथक प्रतिनिधित्व, अलग प्रतिनिधि प्रदान करना, इसमें मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड जो था लाया गया था। सांप्रदायिक पंचाट के नाम से हम लोग जानते हैं। कब लाया गया, तो 1932 में, 16 अगस्त 1932 में। ध्यान में रखिएगा 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की क्या किया गया था, घोषणा किया गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहीं तक था ना, हाँ चलिए अब आगे हम लोग को पढ़ना है अभी जियोग्राफी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। तो पेज नंबर 106 आप लोग देख लीजिएगा, और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक ना। आप लोग पिछला क्लास देख सकते हैं 30 तक, 30 नंबर जो है डे 30 में आप लोग ये देख सकते हैं। और हम लोग को यहाँ से महासागरीय जलधारा से शुरुआत करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महासागरीय जलधारा में हम लोग ठीक ना, महासागरीय जल की एक विशाल जल संधि के प्रवाह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, महासागरीय जलधारा बोल सकते हैं। मतलब एक निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में होना चाहिए, ठीक ना, बहुत अधिक दूरी तक, मतलब नहीं बोल जाता है अथाह है एकदम। महासागरीय जल, विशाल जल संधि के प्रवाह को हम लोग बोल सकते हैं महासागरीय जल का धारा है। धारा जो है ना, धारा जो बहता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक गर्म जलधारा, एक ठंडा जलधारा। हम लोग देखते हैं लंबी दूरी तक बहते चला जाता है ये धारा, एक ही दिशा में बहता है, वही हमारा जो हो जाता है क्या, धारा। तो ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा 2 हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। आगे देखते हैं गर्म जलधारा के बारे में।
गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों ने उष्ण कटिबंधों से उष्ण समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं, है ना। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। आपको पता होगा भूमध्य रेखा पे जो विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं वहाँ पे गर्म मतलब कि सूर्य का प्रकाश अगर डायरेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछी पड़ती है वहाँ पे हल्का ठंडा पड़ता है भूमध्य रेखा की अपेक्षा। तो जाहिर सी बात है जो गर्म जलधारा है वो कहाँ से निकल के जाएगा, तो भूमध्य रेखा से ही निकल के जाएगा ध्रुवों की तरफ। ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, है ना। तो यही हम लोग को देखना है। इनके जल का तापमान जो होता है ना, मार्ग में आने वाली जल के तापमान से भी अधिक होता है। इनके जल का जो टेम्परेचर है मार्ग में जो आता है जल उससे ज़्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा ही ना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये गर्म हो के जा रही है, उधर जो रास्ता में पड़ेगा वो हल्का ठंडा ही पड़ेगा इससे। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है ना वहाँ तापमान को बढ़ा देती है, जाहिर सी बात है। गर्म जलधारा जिधर जाएगी उधर टेम्परेचर को ये बढ़ा देती है। दूसरी तरफ उसके अपोजिट में होता है ठंडी जलधारा। देखिए तो ये देखिए किधर से किधर, जाहिर सी बात है जो है ध्रुवों से ये किधर जाएगा, तो ये अक्षांशों की तरफ आने का शुरुआत होगा, जिससे कि देखिए उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को हम लोग ठंडी जलधारा कहते हैं। उच्च अक्षांश से किधर, निम्न अक्षांशों की तरफ ये बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ, जाहिर सी बात है हम लोग देख सकते हैं। ये प्रायः जो है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है जैसा कि मैंने बताया, और इनके जल का जो तापमान है रास्ते में आने वाले जल को क्या करेगा, तो ये ठंडा करेगा, कम करेगा टेम्परेचर को। अतः ये धाराएं हमारा जिन क्षेत्रों में चलती है ना वहाँ तापमान को घटाने का काम करती है। क्या करती है? घटाने का काम करती है। देखिएगा उत्तरी गोलार्ध और जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए हमारा ये गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये ऊपर के नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध की जो जलधारा है अपनी दाईं ओर, अपनी जो उत्तरी गोलार्ध की जलधारा है अपनी किधर, इधर दाईं ओर ऐसे बढ़ती है, ठीक ना, और ये वाला ऐसे बढ़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। किस बल के प्रभाव से होता है दोस्तों? कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं महासागरीय जलधाराओं के संचरण की जो सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अगर हमको देखने को मिल जाए कि महासागरीय जलधाराओं के संचरण मतलब चलने की जो गति है, संचरण की जो सामान्य व्यवस्था का मतलब नॉर्मल जो है व्यवस्था है, उसके एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद में आता है हमारा हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग में पाया जाने वाला होता है। ये किस में आता है? हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जो है हिस्सा में, उत्तरी हिस्सा में हिंद महासागर के ये अपवाद में पाया जाता है, ठीक ना। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जो है वो जो धारा की जो प्रवाह होती है ना वो किसके द्वारा, तो मानसूनी जो पवन बहता है ना उससे मिल के वो बदल जाती है। इसलिए हमारा ये अपवाद में आ जाता है हिंद महासागर का, ठीक ना। वैसे तो ये हिंद महासागर हमारा कैसा हो जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में है हिंद महासागर जो है, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे ऐसे बहेगा, है ना, ऐसे बहेगा। लेकिन ये क्या होता है मानसूनी पवन के कारण ये बदल जाता है। गर्म जलधारा ठंडी सागरों की ओर, ठंडी जलधारा गर्म सागर की ओर ये बहने लगती है। गर्म जलधारा किधर, ठंडी की ओर, और ठंडी जलधारा गर्म की ओर बहने लग जाती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर में जितना भी जलधाराएं हैं ठंडी हो या गर्म हो उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है ठंडी जलधाराएं, तो प्रशांत महासागर की जो है हम जलधाराएं को सबसे पहले निपटा लेते हैं। चलिए, तो ठंडी जलधारा में आपको है क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो विषुवत रेखीय जलधारा होती है ना वो मतलब कि एवरेज औसतन वो गर्म ही होती है, जिसमें से मात्र एक को है जो है क्यूराइल, इसको आप लोग अपवाद में याद रख लीजिए, ये ठंडी है। क्यूराइल क्या है? ठंडी है। लेकिन अब इसके बाद जो जितना भी आएगा विषुवत रेखीय, विषुवत लगा रहेगा वो कैसा हो जाएगा, तो गर्म में ही देखने को मिलेगा। तो एक अपवाद को आप लोग याद कर लीजिएगा जिसको ठंडी है क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, बाकी सब कैसा है गर्म जलधारा में देखने को मिलेगा। तो ठंडी जलधारा जो है क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, आपको पता है कैलिफोर्निया यूएसए में की तरफ पाया जाता है। यूएसए में ठंडा पड़ता है, हल्का पड़ता है ना, जिसकी वजह से हम लोग इसको ठंडी जलधारा भी बोल सकते हैं। हम्बोल्ट की या फिर पेरुवियन की जलधारा। तो हम्बल कोई लड़का चाहे लड़की होगा, वो हम्बल होगा तो इसका मतलब वो ठंडा दिमाग का होगा, ठंडा मिजाज का होगा, हम्बल है ना।
तो हम्बोल्ट या पेरुवियन की जो जलधारा ये कैसा जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका आपको पता है किधर है? ध्रुवों की तरफ है अंटार्कटिका, है ना। निचला ध्रुव जो है दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? आप ही बताइए, ध्रुवों पर ठंडा पड़ता है तो ध्रुवों पर ठंडी जलधारा, अंटार्कटिका कैसे हो जाएगा? ठंडी जलधारा हो जाएगा। इसमें से एक ही आपको याद रखना है, क्यूराइल विषुवत-रेखीय जलधारा ये ठंडी जलधारा होता है। बाकी जितना भी विषुवत-रेखीय लगा हुआ लग जाएगा उस आपको देखने को मिलेगा, वो कैसा हो जाएगा? गर्म जलधारा हो जाएगा। तो ये जितना भी हम देखें, क्यूराइल हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन अंटार्कटिका, ये सारा का सारा किस महासागर का जलधारा है? तो ये प्रशांत महासागर का जलधारा है। प्रशांत महासागर का जलधारा ध्यान में रखिए। तो ये जितना भी हम लोग देखे थे ये ठंडी जलधारा में देखे थे। अब थोड़ा प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, जो है विषुवत-रेखीय जलधारा बताए थे, ये जो है गर्म होगा क्यूरोसियो। बताइए क्यूरोसियो में अब मतलब कि अगर पकड़ा जाए क्यूरोसियो, इसमें वर्ड प्ले किया जाए तो इसमें लिखा हुआ है क्यों रूसी हो, क्यों रूसी हो, है ना। कोई रूसेगा क्यों? मतलब उसका मिजाज गर्म रहेगा तभी ना रूसेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं क्यों रूसियो गर्म जलधारा है ना। और ये किसका है? प्रशांत महासागर का जलधारा है। उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा भी हमारा प्रशांत। इसको आप अगर मैप से याद करेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, एक बार वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, अच्छा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कौन सा धारा बहता है। वैसे हम आपको वर्ड्स के माध्यम से हम आपको याद करवा दे रहे हैं। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, तो ये उत्तरी प्रशांत जो जल प्रवाह है ये कैसा जल प्रवाह है? तो गर्म जल प्रवाह है। ध्यान में रखिएगा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। प्रशांत महासागर को आप देखेंगे तो जो उत्तरी प्रशांत महासागर उत्तरी में पाया जाता है, उत्तर और दक्षिण में जो है उत्तरी वाला जो प्रशांत है वो कैसा जल प्रवाह है? तो गर्म जलधारा है। अलास्का, देखिए यहाँ पे अलास्का, अगर लाश को जलाया जाएगा तो गर्म मतलब कि आग जलाया जाएगा तबे ना लास्का, अलास्का, आग से लाश को जलाया जा रहा है तो गर्म जलधारा हो जाएगा हमारा अलास्का की जलधारा। ये अलास्का की जलधारा कहाँ का जलधारा है? तो प्रशांत महासागर का है। वहीं उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह कहाँ का है? प्रशांत महासागर का। ये भी याद रखना है। एल नीनो, देखिएगा यहाँ पे एल नीनो की जो जलधारा है तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, जो एल नीनो है, एल मतलब लावा, गर्म हो गया है ना। ये दो आपको याद रखना पड़ेगा, ये एल नीनो और ला नीनो, ये जो दोनों बहुत पूछता है, एल नीनो और ला नीनो। तो एल नीनो हमारा गर्म हो जाएगा और ला नीनो हमारा ठंडा हो जाएगा। दोनों को एक साथ याद रखिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा। एल नीनो गर्म है और ला नीनो ठंडा है। तो एल नीनो जलधारा जो है ये किसका है? तो ये प्रशांत महासागर का जलधारा है। अब आगे हम लोग देखेंगे ला नीनो के बारे में, चूँकि हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं, आगे लिखा होगा। चलिए आगे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए सुसीमा की जो जलधारा है। सुसीमा माने कोई भी अगर पानी को हम लोग सुसुम पानी करते नहीं करते हैं, गर्म पानी को सुसुम बोलते हैं। तो सुसुम मतलब वो गर्म है, इसीलिए गर्म जलधारा में आ जाएगा सुसीमा की जलधारा, और प्रशांत महासागर की जलधारा में ये गिना जाएगा। यहाँ पे विषुवत लगा हुआ है तो ये भी गर्म ही हो जाएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल रहा है नीचे में, पूर्वी छोर का बोल रहा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो सूरज इधर से निकलता है, इधर जाहिर सी बात है, ऐसा हम ऐसे दिमाग लगा के ट्रिक बा के याद करवा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी हिस्सा में गर्मी पड़ता है तो इसीलिए ये गर्म जलधारा हो जाएगा। वहीं फिर विषुवत-रेखीय जलधारा एक और आ गया, विपरीत विषुवत-रेखीय जलधारा, ये भी हमारा कैसा जलधारा हो जाएगा? तो गर्म जलधारा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा हमारा। तो प्रशांत महासागर का जलधारा कंप्लीट हो चुका है। ठंडी और गर्म जलधारा आप पहचान सकते हैं, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर जो एस आकार का बना हुआ है उसमें कितना जलधारा ठंडा है और कितना गर्म है। चलिए तो देखिए, ठंडी जलधारा सबसे पहले देखते हैं, उसमें से लेब्राडोर की जो जलधारा होता है, लेब्राडोर की जलधारा ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। आप लोगों ने लेब्राडोर कुत्ता के बारे में देखा होगा, बहुत ही हम्बल होता है, बहुत ही प्यारा होता है, किसी को काटता तक नहीं है। तो लेब्राडोर की जलधारा ये ठंडी जलधारा है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। वहीं हमारे दूसरी तरफ बेंगुएला की जो जलधारा है, बेंगुएला आप देखे होंगे, जो है जितना भी मतलब बैंगन का जो सब्जी होता है वो ठंडी के मौसम में उपजता है। ऐसा हम ट्रिक बना के बता रहे हैं, ऐसा जाहिर से होता ही नहीं है, ऐसा ना है, लेकिन याद रखिएगा बेंगुएला की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है ना। कनारी की जलधारा देखिए, कनारी, अगर आप किसी भी तट के किनारे रहिएगा तो आपको ठंडा ठंडा हवा लगेगा ना। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि ये जो कनारी की जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है।
बेंगुएला की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। और ये सब किस किस महासागर का है जलधारा? तो अटलांटिक महासागर का है। इसको भी याद रखना पड़ेगा कि लेब्राडोर, बेंगुएला और कनारी ये सब अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये मत बोलिएगा कि प्रशांत महासागर का है, आपको इस मैप्स के द्वारा याद रखना पड़ेगा। पूर्वी ग्रीनलैंड की जो जलधारा है ये भी हमारा ठंडी जलधारा है ना। आप लोगों ने देखा होगा ग्रीनलैंड किधर है? ग्रीनलैंड आप लोग ऊपर में देखे होंगे, जहाँ पे हमारा कनाडा के राइट साइड में आपको देखने को मिलता है ग्रीनलैंड। तो वो हमारा उत्तरी ध्रुव के आसपास क्षेत्र में ये देखने को मिल जाता है, इसीलिए वो हमारा ठंडी जलधारा है। जाहिर सी बात है, नाम से ही आप पकड़ सकते हैं। फिर आ गया अंटार्कटिका की जो जलधारा है। अंटार्कटिका की जो जलधारा है, आपको पता होगा अंटार्कटिका जो है ध्रुवों पर है, और ये कैसा जलधारा है? अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जो जलधारा है ये भी हमारा ठंडी जलधारा है। फॉग, अगर देखते हैं ना, फॉग हम लोग गिरता है ठंडी के मौसम में, गिरता है फॉग, गिरता है ना, चाहे ठंडी वाला पैलेस पे जाके कहीं भी जाइएगा तो फॉग गिरेगा। तो फॉकलैंड की जो जलधारा है ये भी हमारा ठंडी जलधारा गिना जाएगा। ये सारा का सारा हम लोग कहाँ पे देख लिए थे? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा में हम लोग देखने को मिलता है। अब वहीं दूसरी तरफ गर्म जलधारा भी देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की। देखिएगा, विषुवत रेखा हम आपको बताए थे, जिसमें विषुवत लगा रहेगा वो हमारा गर्म जलधारा हो जाएगा। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा हमको इसमें प्रशांत महासागर में भी देखने को मिला था गर्म में, और यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा दोनों में याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम, देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा आपको याद होगा, विदेश जाते हैं ना कोई व्यक्ति, तो आपको सुना होगा गल्फ में काम करता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। इससे आप ट्रिक लगा रहे हैं, इस मतलब याद करने के लिए बस। गल्फ स्ट्रीम जलधारा है जो ये गर्म जलधारा होता है। गल्फ स्ट्रीम कैसा होता है? तो गर्म जलधारा होता है, याद हो गया आपको। फ्लोरिडा की जो जलधारा है, फ्लोरिडा की जलधारा कैसा जलधारा है? तो ये भी गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा की जलधारा, है ना। तो कोई भी चीज़ है, फ्लोरिडा की जलधारा देखिए, एक बकवास ट्रिक देखिए आपको बताते हैं। अगर आप फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक चढ़ेंगे तो आपको गर्मी आने लगेगा आपके शरीर में। तो ये ऐसा फालतू का ट्रिक है, याद रखिएगा। फ्लोरिडा को जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है। कैसा जलधारा है फ्लोरिडा की जलधारा? गर्म जलधारा। वैसे आप मैप के थ्रू याद रखिएगा तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। विषुवत रेखीय लगा है दक्षिणी वाला, ये भी गर्म हो जाएगा। ब्राज़ील की जलधारा आपको पता होगा, ब्राज़ील जो है वो विषुवत रेखा के नज़दीक में पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। तो ये भी हमारा कैसा जलधारा है? तो गर्म जलधारा है, और ये अटलांटिक महासागर के ही आसपास में पाया जाता है। विषुवत रेखीय फिर से आ गया गिनी जलधारा, जिसको बोलते हैं गिनी बिसाऊ, ये भी हमारा गर्म जलधारा है। और इरमिंजर की जलधारा है ना, इरमिंजर में आपको जरना लिखा है, इरमिंजर, इरमिंजर मतलब जल गया, जर नहीं बोलते हम लोग, जल गया। तो इरमिंजर की जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। ये सारा का सारा किस महासागर का है? अटलांटिक महासागर का है। तो ध्यान में रखिएगा, फ्लोरिडा हमारा अटलांटिक महासागर का है, दक्षिणी विषुवत रेखीय हो गया हमारा। ब्राज़ील जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, सारा किसका है? अटलांटिक महासागर की ही जलधारा में देखने को मिलता है। दोस्तों आगे देखते हैं हिंद महासागर की जलधारा। देखिएगा, इसमें भी ठंडी और गर्म जलधारा देखने को मिलता है। तो देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हमारा किस हिंद महासागर की जलधारा में देखने को मिलता है। ये हमारा भारत है, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अगर पूर्वी देखा जाए, पूर्वी इलाका जो है हमारा प्रशांत में आ जाएगा, वहीं पश्चिमी हमारा जो है ये हिंद महासागर है ना, इसी में ना पाया जाता है हिंद महासागर में। तो पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हमारा ठंडी जलधारा है, और ये कैसा है? तो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक ना। और पूर्वी वाला गर्म जलधारा था, हम लोग देखे थे प्रशांत महासागर में। अब फिर देखते हैं गर्म जलधारा जो है दक्षिणी विषुवत रेखीय, इसमें विषुवत लगा हुआ है तो गर्म जलधारा हो जाएगा। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से आप याद कर सकते हैं, अगर आप मोजा पहनते हैं तो मोजा आपको क्या देता है? गर्म देता है, गर्मी का एहसास कराता है। तो मोजाम्बिक की जो जलधारा, ये कैसा जलधारा है? गर्म जलधारा है। वहीं अगुलहास की जलधारा में भी आग का अनुभव हो रहा है, आग का फील आ रहा है, अगुलहास, तो ये भी हमारा गर्म जलधारा हो जाएगा। ये जो है मोजाम्बिक, अगुलहास, ये जो है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा जो है, ये दक्षिण विषुवत रेखा है ना, उसके दो दक्षिणी हिस्सा में जो पाया जाएगा वो हमारा हिंद महासागर में है। और ये सबका सब किस गर्म जलधारा में पाया जाएगा? सबका सब किस में है? तो गर्म जलधारा है, ठीक ना, अगुलहास। चलिए नोट में देखते हैं दोस्तों क्या लिख रहा है। तो हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म और परिवर्तनशील जलधारा है। हिंद महासागर की जो ग्रीष्मकालीन मानसून की जो जलधारा है, गर्मी के समय में जो मानसून आता है, वो जो जलधारा है वो गर्म और परिवर्तनशील जलधारा है। मतलब गर्म तो होता है और परिवर्तन भी उसका होते रहता है। और शीतकालीन मानसून प्रवाह जो है वो ठंडी और परिवर्तनशील जलधारा है। और जो शीतकाल में जो होता है मानसून, वो कैसा है? तो ठंडी और परिवर्तनशील जलधारा है। जाहिर सी बात है, यह आपको याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं सारगैसो सागर क्या कहलाता है दोस्तों। सारगैसो सागर है ना दोस्तों, हम लोग देख रहे थे सागर,
उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब जो है हमारा ये हमारा हो गया पृथ्वी, और इसमें जो है विषुवत रेखीय जीरो हो गया, और यहीं पे हमारा अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का देखने को मिलता है। तो उत्तरी अटलांटिक मतलब ये वाला हिस्सा में 20 से लेके 40 डिग्री के मध्य में जो अक्षांश गया हुआ है, और तथा 35 से लेके 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब ये हमारा 0 डिग्री देशांतर हो गया। यहाँ से अगर हम इधर जाएंगे पश्चिम दिशा में, तो ये 35 से 75 डिग्री के बीच वाला जो होता है ना मध्य, चारों ओर प्रवाहित होने वाली जितना भी जलधारा है, ये मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सारगैसो सागर नामक जाना जाता है, इसको बोला जाता है ना। ध्यान में रखिएगा, सारगैसो सागर नाम से इसको जाना जाता है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ देखे थे, तो 20 से लेके उत्तर अक्षांश में हम लोग 20 से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में देखे थे, और वही हम लोग देशांतर का बात किया जाए, खड़ा वाला जो होता है देशांतर, इसमें 35 से 75 डिग्री पश्चिम दिशा में, इधर नहीं इधर, ठीक ना, पश्चिमी देशांतर में हम लोग 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में ये देखने को मिलता है। सारगैसो सागर इसी बीच में देखने को मिलता है, ये वाला और ये वाला के बीच में। तो यह गल्फ स्ट्रीम जो है कनारी और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधाराओं के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। गल्फ स्ट्रीम हम लोग देखे थे, गर्म जलधारा था, कनारी ठंडा था, और उत्तरी विषुवत रेखीय धारा ये गर्म था। इन्हीं के बीच में ये देखने को मिलता है। और कैसा है, तो ये शांत जल वाला क्षेत्र है। कैसा है, शांत जल वाला क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी मोटी समुद्री का घास पाया जाता है, तैरते रहता है समुद्र का घास, मोटा मोटा, ठीक ना, शैवाल जैसा। और इसी घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम बोला जाता था। ये जो घास है ना जो तैरते रहता था इसके तट पे, इसको पुर्तगाली भाषा में क्या इसको बोला जाता था, सारगैसम। क्या बोला जाता था, सारगैसम, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। इसी के नाम पर क्या रखा गया, इसका सारगैसो सागर रख दिया गया था। सारगैसम जो जो वहाँ पे क्या होता है, घास पाया जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया था। सारगैसम जो है ना, ये जड़ विहीन घास है। कैसा घास है, जड़ विहीन, मतलब इसमें जड़ ही नहीं होता है, ये ऊपर तैरते रहता है, काई के जैसा, है ना, शैवाल वाल देखे होंगे आप लोग। सारगैसो सागर का जो क्षेत्रफल है लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला है। सारगैसो सागर का बात कर रहा है। सारगैसो सागर का जो क्षेत्रफल है लगभग कितना हज़ार वर्ग किलोमीटर में, तो 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यहाँ जो है अटलांटिक का सर्वाधिक लवणता 37%, और औसत वार्षिक तापमान जो है 26 डिग्री सेल्सियस तक ये मिलता है। एवरेज इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, और जो है सबसे ज़्यादा लवणता है 37% यहाँ पे अटलांटिक में देखने को मिलता है। तो समुद्र का पानी तो खारा होबे करता है, लेकिन यहाँ पे जो है लवणता कितना है, तो 37% यहाँ पे लवणता देखने को मिलता है। कितना परसेंट, 37%, और जो है टेम्परेचर कितना, 26%। ये दोनों को आप याद रखिएगा। देखिए, सारगैसो सागर को सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने देखा था। सबसे पहले जो सारगैसो जो सागर है, सागर को सबसे पहले किसने देखा था, स्पेन के नाविकों ने देखा था। और पुर्तगालियों ने जो जो जड़विहीन सारगैसम घास था उसका नाम, उसी के हिसाब से इसका नाम सारगैसो सागर रखा था। लेकिन देखने वाले सबसे पहले सारगैसो सागर का सर्वप्रथम किसने देखा था, तो स्पेन के नाविकों ने देखा था, ठीक ना। तो पुर्तगाली वाले हो गए, जाहिर सी बात है। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। जो सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर, इसको महासागरीय मरुस्थल भी बोला जा सकता है। महासागरीय मरुस्थल में अगर बोला जाए कौन है, तो अगर ऑप्शन में रहे सारगैसो सागर तो आप टिक मार सकते हैं। महासागरीय मरुस्थल क्यों, क्योंकि इसको महासागरीय मरुस्थल बोला जाता है, ठीक ना, सारगैसो सागर को, है ना, मरुस्थल जैसा ही फैला रहता है, इसीलिए इसको महासागरीय मरुस्थल बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यू फाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। आप लोगों ने न्यू फाउंडलैंड देखा होगा, न्यू फाउंडलैंड, ये जो है न्यू फाउंडलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। और न्यू फाउंडलैंड के समीप ही जो है गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा, लेब्राडोर जलधारा ठंडी है। इन दोनों के मिलने से ही क्या होता है वहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड के समीप, मतलब अटलांटिक महासागर में ही आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे अमेरिका के राइट साइड में देखने को जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा न्यू फाउंडलैंड। वहीं पे जो है गल्फ स्ट्रीम में लेब्राडोर जलधारा दोनों मिलती है, और दोनों ठंडा गर्म जलधारा आपको भी पता ही होगा। तो न्यू फाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने पर प्रसिद्ध स्थान जो है ग्रैंड बैंक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। कौन सा बैंक, ग्रैंड बैंक। और वहीं जो है न्यू फाउंडलैंड पर ही ये समुद्री मछली पकड़ा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ग्रैंड बैंक। वहाँ पे जितना ज़्यादा मछली होता है ना कि मत पूछिए, समझे। तो ग्रैंड बैंक जो है वो मछली पकड़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पे कौन कौन सा जलधारा मिलता है, तो गल्फ स्ट्रीम धारा और लेब्राडोर की जलधारा दोनों मिलने से वहाँ पे आपको पता होगा, जहाँ पे ज़्यादा
गर्म और ठंडा जलधारा एक साथ मिलता है ना, वहाँ पे ये घास निर्माण होता है, यही घास जो है, और वही घास खाने के लिए मछली वहाँ पे उत्पन्न होती है ज़्यादा मात्रा में। और वहीं पे क्या होगा, जहाँ पे मछली ज़्यादा रहेगी वहाँ पे मछ पकड़ने के लिए समुद्र मछुआरा जाएंगे, जाहिर सी बात है अपना, और व्यापार करेंगे। तो गर्म एवं ठंडी जो जलधारा जहाँ मिलती है ना, देखिए वही बात कर रहा है, वहाँ पे प्लैंकटन नामक घास मिल जाता है। कौन सा नामक घास? प्लैंकटन नामक घास। सारगैसम सागर मत बोल दीजिएगा, सारगैसम घास नहीं, ये जो है प्लैंकटन नामक घास है, जो मछलियों का मुख्य आहार होता है। कौन सा घास? याद रख लीजिएगा, प्लैंकटन नामक घास, ये मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हो गया है, जिससे क्या हो गया है, उस स्थान पर मछली वाला जो है उद्योग धंधा ज़्यादा चलता है। और डॉगर बैक, देखिए क्या है, डॉगर बैक जो है ये उत्तरी सागर यूरोप में है। ग्रैंड बैक अभी हम लोग जो देखे थे यहाँ पे, जॉर्ज बैंक हो गया आदि, जितना भी है मत्स्य क्षेत्र के लिए उपस्थित क्षेत्र क्या है, वहाँ पे विद्यमान है। तो जितना भी डॉगर बैक लगा है, ग्रैंड बैक लगा है, जॉर्ज बैक लगा है, ये सब हम मछलियों को पकड़ने के लिए उद्योग धंधा वहाँ पे चलता है। जापान के निकट क्यूरोशिवो की गर्म धारा तथा ओयोशिवो की ठंडी धारा के जल के मिलने पर वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है। जैसे कि हम लोग जापान में देखा जाए ना, तो वहाँ पे क्यूरोशिवो की क्यूरोशिवो हम लोग देखे थे, गर्म जलधारा था ना, और ओयोशिवो हमारा जो ठंडी जलधारा हो गया। तो ये दोनों का आप याद रखिएगा, ओयोशिवो ठंडी जलधारा और क्यूरोशिवो गर्म जलधारा। और ये कहाँ पे? जापान के निकट में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है यहाँ भी गर्म ठंडा मिल रहा है, तो जहाँ इस बात है वहाँ भी क्या होगा, तो मछली वाला देखते हैं लिखा है कि नहीं, धारा के जल के मिलने से वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुहासा छाया रहता है, ठीक ना। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप, महासागर के पश्चिमी भाग में जो है, पश्चिमी साइड इधर हो गया ना, पश्चिमी भाग में, तो महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के नज़दीक में, विषुवत रेखा के मतलब ये 0 डिग्री के नज़दीक में उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम में पूरब की ओर असामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लग जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा के उसके समीप में नज़दीक में उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है ना, कि पश्चिम से पूरब की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। क्या बन जाता है? ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लग जाती है। आगे देखते हैं ला नीनो। हम लोग ऊपर देखे थे, एक होता था एल नीनो, जो गर्म जलधारा था, अटलांटिक महासागर का था। वहीं हम लोग ला नीनो देख रहे हैं, सॉरी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एल नीनो, जो है एल नीनो हम लोग कहाँ पे देखे थे जी, यहाँ पे हम लोग देखने को मिला था एल नीनो, जो कि जो है एल नीनो ये कैसा था, प्रशांत महासागर का ये गर्म जलधारा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ला नीनो का बात किए थे, तो ला नीनो हमारा कैसा जलधारा है, ये तो शीतल जलधारा है, मतलब ठंडी जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति जो है ना पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। और वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है, ठीक ना, यहाँ पे लिखा भी है। तो जो ला नीनो है एक शीतल जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, जिसकी यहाँ पे देखिए ला नीनो के बारे में कह रहा है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीना का प्रवाह जो है क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू के तटीय क्षेत्र होता है। जो ला नीनो का जो प्रवाह है क्षेत्र एल नीनो की तरह ही प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू की तटीय क्षेत्र में होता है। तो पेरू के तटीय क्षेत्र वाला कौन सा हो जाएगा, ला नीनो हो जाएगा। यह कभी भी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। ये जो है ला नीनो कभी भी हिंद महासागर के क्षेत्र में प्रवेश करती है, नहीं करती है। किंतु प्रवेश नहीं करने के बावजूद भी, किंतु इन दोनों का जो प्रभाव है वैश्विक होता है, मतलब पूरा विश्व में फैल देखने को मिल जाता है। भले ये ला नीनो हमारा जो है हिंद महासागर क्षेत्र में नहीं प्रवेश करे, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो पूरा विश्व में देखने को मिलता है। तो हम लोग को भी देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। जिस वर्ष ला नीनो जलधारा की गहनता होती है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब होता है ला नीनो, सुनने में आ रहा है इस बार भी ला नीनो आएगा, लेकिन अभी तो बारिश चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो ला नीनो जलधारा की गहनता होती है ना, उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तेज होती है। भारत का जो मानसून होता है वो ला नीनो के कारण ज़्यादा तेज देखने को मिलता है। भले ये ला नीनो भारत में प्रवेश नहीं करे, लेकिन इसका इफेक्ट देखने को मिलता है भारतीय मानसून में। ये क्या कर देता है, भारतीय मानसून को ज़्यादा तेज कर देता है। क्या कर देता है, पूरा तेज कर देता है। वहीं एल नीनो जो है वो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
तो एल नीनो गर्म होता है और ये भारत के मानसून को क्या करता है, जाहिर सी बात है उसको नकारात्मक, मतलब कि उसको गर्मी देगा तो भारतीय मानसून कम होगा, जाहिर सी बात है। तो नकारात्मक देने वाला हमारा एल नीनो हो जाएगा। वहीं ला नीनो जो है वो भारतीय मानसून को क्या करेगा, तेज करेगा। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं विश्व के महासागर में। तो प्रशांत महासागर जो है, अटलांटिक महासागर, हिंद और आर्कटिक अंटार्कटिक, 5 गो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता है, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे कि प्रशांत महासागर जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है ना। कितना, 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। वहीं उसके आधा हम लोग अटलांटिक महासागर में देखे थे, 8,29,63,800 किलोमीटर, जिसमें से हम लोग पीछे देख चुके थे कि प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गर्त जो है ये सबसे गहरा स्थान है, जिसका मीटर में कितना है, तो 11,022 मीटर है। वहीं अटलांटिक महासागर में प्यूरिटो रिको गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर की गहरा स्थान है। तो अगर सबको पता है कि मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, लेकिन अगर पूछ दे अटलांटिक महासागर की सबसे गहरा स्थान कौन सा हो जाएगा, तो प्यूरिटो रिको गर्त। प्यूरिटो रिको गर्त ये कितना मीटर ऊंचाई है, तो इसका गहरा 8,392 मीटर गहरा है, ठीक ना। 2 नंबर पे आ गया, जाहिर सी बात है, प्यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक महासागर का। हिंद महासागर में कौन सा है, तो सुंडा गर्त है। और हिंद महासागर थोड़ा ही सा कम है, 7,34,25,500 ये जो है क्षेत्रफल हिंद महासागर का है। 7 से स्टार्ट करिएगा, ठीक ना, 7, 34, 25, 500, एग्जैक्ट 500 पीछे और इधर 7, 34, 25। तो इसका जो है सुंडा गर्त ये भी 3 नंबर पे आ गया हमारा, 8,152 मीटर गहरा है सुंडा गर्त, ये जो हिंद महासागर में है ना, इंडोनेशिया के जकार्ता के आसपास। आर्कटिक महासागर देखा जाए तो 1,40,56,000 जो है ये आर्कटिक महासागर जो है यूरेशियन बेसिन में ये इसका जो है गहरा स्थान है। कौन सा, यूरेशियन बेसिन इसका गहरा स्थान है और 5450 मीटर इसका गहरा है। वहीं दूसरा देखा जाए अंटार्कटिक महासागर में तो कोई भी अभी तक क्षेत्रफल नहीं देखने को मिला है, कितना नहीं, अप्राप्त है, और ये भी इसका गहरा स्थान प्राप्त नहीं है। तो ये हमको याद नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। आर्कटिक महासागर में पूछ सकता है, आर्कटिक में कि यूरेशियन बेसिन जो है, यूरेशियन बेसिन, कौन सा बेसिन, यूरेशियन बेसिन जो है सबसे गहरा स्थान है आर्कटिक का। हिंद को याद ही हो गया सुंडा गर्त, अटलांटिक का आपको याद रखना है, प्यूरिटो रिको गर्त आपको अटलांटिक महासागर का याद कर लेना है, प्रशांत का तो सबको याद ही होगा, मेरियाना गर्त 11,022, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अभी आगे नेक्स्ट पढ़ना है ना, चलिए बने रहिएगा मेरे साथ।